अगर आप उन तरीकों को देखें जिनसे आज हम इस धरती पर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि थर्मल प्लांट सबसे ज्यादा है और एक हिस्सा पन बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है। एक समय हमें लगता था कि पानी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा पैदा करना सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका है और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता। अब हम इसका विरोध करने लगे हैं क्योंकि हमें एहसास हो गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा बांध बनाएंगे तो यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए अब हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। एक समय था जब हर कोई पानी से बनने वाली बिजली के लिए अभियान चला रहा था, क्योंकि इससे कोई धुआं बाहर नहीं निकलता, कोई मशीन नहीं चलती, बस सहज रूप से पानी बहता रहता है। हाँ, पानी को थोड़ा रोकना पड़ता है, बांध बनाने पड़ते हैं, लेकिन इससे कई सालों तक बिजली पैदा होती रहती है। हाँ, इसके लिए आपको बारिश के देवता को प्रसन्न करना पड़ता है, 2 गधों की शादी करानी पड़ती है। देश के कुछ हिस्सों में ऐसी मान्यता है कि अगर आप 2 गधों की शादी करा दें तो बारिश हो जाती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने सारों की शादी हो रही है लेकिन बारिश तो होती ही नहीं। तो अब हम इसका विरोध करने लगे हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि इससे कैसा नुकसान हो सकता है। फिर हमने सोचा कि हम कोयला, गैस या तेल जलाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। थोड़ा बहुत धुआं ही तो आकाश में जाता है, आकाश तो असीमित है, उससे भला क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें पता चला कि इससे भी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। अब हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इससे कोई धुआं बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस सृष्टि के बुनियादी निर्माण सामग्री से खेल रहे हैं। परमाणु इस रचना की मूल निर्माण सामग्री है और आप उसके साथ खेल रहे हैं। भले ही इससे धुआं नहीं निकलता, लेकिन इसके अपने परिणाम होंगे। अगर किसी चीज से धुआं नहीं निकलता है तो ऐसा मत सोचिए कि वह खतरनाक नहीं है। एक कहानी है एक गुंजन करने वाले पक्षी की, जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं। सर्दियों का मौसम था, एक छोटी सी हमिंग बर्ड हवा में उड़ रही थी। वह उत्साह में थोड़ी ज्यादा ऊंचाई तक चली गई। वह मौसम बहुत ठंडा था, उसके पंख जम गए और वह गिर गई। वह ठंड से मरने ही वाली थी कि उधर से गुजर रही एक गाय ने उस पर गोबर कर दिया, जो बिल्कुल चिड़िया के ऊपर जाकर गिरा। गोबर की गर्मी ने ठंड से मरते हुए उस चिड़िया के लिए संजीवनी का काम किया। चिड़िया को कुछ आराम महसूस हुआ और वह गोबर से बाहर आने के लिए फफड़ने लगी। उधर से एक बिल्ली गुजर रही थी। जब उसने चिड़िया को फफड़ाते हुए देखा तो उसने उसे गोबर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बिल्ली को लगा कि यह चिड़िया तो उसके लिए अच्छा नाश्ता है, सो उसने उसे खा लिया। कहानी का संदेश यह है कि हर वह शख्स जो आप पर गंदगी फेंकता है आपका दुश्मन नहीं है, और हर वह शख्स जो आपको गंदगी से बाहर निकालता है आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो क्या नाभिकीय ऊर्जा सबसे बेहतर विकल्प है? अभी तक हमने वह नुकसान देखा ही नहीं है जो असल में नाभिकीय ऊर्जा कर सकती है। अभी हमें यह एक अच्छे समाधान की तरह लग रही है। आज के वक्त में भारत अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर पाने में अक्षम है। यह हमारे विकास में एक बाधा है, तो नाभिकीय ऊर्जा उन समस्याओं को हल कर देगी और हमारी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बना देगी। लेकिन अगर आप यह सब पर्यावरण संबंधी नजरिए से पूछ रहे हैं और धरती पर इसके दूरगामी प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह अक्लमंदी भरा फैसला नहीं होगा। हमने कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं देखी है जिनमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं है। जब वास्तव में बड़ी चीजें होंगी तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। अब तो लोग एक दूसरे की नाभिकीय सामग्री पर बम गिराने की सोच रहे हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि चीजें पहले ही कितनी खराब हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में ऊर्जा की जरूरत तेजी के साथ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं से आपको इसे पैदा तो करना ही होगा। अब सवाल यह है कि ऊर्जा की समस्या का हल क्या है। इस धरती के लिए ऊर्जा संबंधी हल खोजने की हम कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस धरती को गर्म रखने के लिए, इसका पोषण करने के लिए, पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए और धरती पर मौजूद जीवन को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा का जो विचार आया है वह सूर्य से आया है। आज भी ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन सूर्य ही है। मैंने इस बारे में पहले भी कई बार बात की है और हाल ही में मैंने देश के एक बड़े कॉरपोरेटर लीडर को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे सौर ऊर्जा को उपयोग करने के काबिल बनाएं। वह सौर ऊर्जा को भारत में बड़ी चीज बनाना चाहते हैं और इस परियोजना में करीब $1 अरब लगा भी चुके हैं। मुझे लगता है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जर्मनी काफी काम कर चुका है। आज वे जिस तरह के सोलर पैनल बना रहे हैं वे उन सोलर पैनल के मुकाबले 18 गुना ज्यादा प्रभावशाली है जो हम आमतौर पर देखते हैं। किसी ने एक बात कही है, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितनी सही है। किसी ने कहा है कि अगर 10,000 वर्ग किलोमीटर का एक चौकोर पैनल अमेरिका के ऊटा रेगिस्तान में लगा दिया जाए तो वह पूरे देश की जरूरतों को पूरा कर देगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा किसी ने कहा है। चलिए 10,000 वर्ग किलोमीटर न सही, 20,000 वर्ग किलोमीटर ही सही, लेकिन यह पूरी तरह से साफ सुथरी ऊर्जा होगी। 10,000 वर्ग किलोमीटर एक बड़ा क्षेत्र लगता है, लेकिन अगर आप तमाम थर्मल, हाइड्रो और नाभिकीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ ले और तमाम तरह के पेड़ पौधों को भी शामिल कर ले तो आप उस क्षेत्र के 10 गुना क्षेत्र को घेरे हुए हैं। लोगों को यहां काम करना पड़ता है, धुआं उठता है और उसके अपने नुकसान होते हैं। देश की सीमा के भीतर हम हमेशा ही इसका कोई न कोई हल ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। अगर सभी देश मिलकर अपने संसाधनों का उपयोग करें और एक बड़ा सा सोलर पैनल बादलों के ऊपर तैयार कर दे तो कितना अच्छा हो। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वातावरण के अंदर ही बादलों के ऊपर इस सोलर पैनल को लगाए और इसकी ऊर्जा को नीचे पहुंचाने की व्यवस्था कर ले, जो कि संभव है। ऐसा करने के तरीके लोगों ने इजाद कर लिए हैं। इससे ये सोलर पैनल हमेशा सूर्य के सामने होंगी। अगर इन्हें सूर्य की सीध में लगाया जाए तो और जरूरत के अनुसार इसे घुमाया जा सके तो सभी चीजों को आसानी से संभाला जा सकता है। नाभिकीय या थर्मल प्लांट की बात तो छोड़ ही दे, बिना एक स्टोव जलाए भी इससे पूरी धरती को प्रकाशमान बनाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को समाधान चाहिए ही नहीं, क्योंकि वे समस्याओं से ही फल फूल रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी समस्याओं की वजह से बहुत संपन्न है। वे चाहते ही नहीं कि समस्याएं खत्म हो, वे समस्याएं चाहते हैं क्योंकि ये उन्हें और अमीर बनाती है। दुनिया के नेता जिस तरीके से सोचते हैं उसमें एक तरह के बदलाव की जरूरत है। फिर ऊर्जा कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत मौजूद है और वह हमारी मदद के लिए लगातार जल रहा है। बस हमें यह समझना है कि इस ऊर्जा को कैसे संजोया जाए। हमें देखना है कि इसमें पैसा, संसाधन और बुद्धि का कैसे प्रयोग किया जाए। वैसे यह सब हम जानते हैं, बस इसे थोड़ा तेज करने की जरूरत है। सौर ऊर्जा ही असली भविष्य है और मुझे लगता है कि इस विचार से पूरी दुनिया सहमत है। तो क्या नाभिकीय ऊर्जा सबसे बेहतर विकल्प है? अभी तक हमने वह नुकसान देखा ही नहीं है जो असल में नाभिकीय ऊर्जा कर सकती है। अगर आप यह सब पर्यावरण संबंधी नजरिए से पूछ रहे हैं और धरती पर इसके दूरगामी प्रभावों को जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह अक्लमंदी भरा फैसला नहीं होगा। धन्यवाद।